चलिए एक्ट हम स्टार्ट करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, और इस एक्ट को हमें देखना है। अब है क्या, सबसे पहले इस एक्ट के बारे में अगर हम जनरली बात करते हैं तो ये जो एक्ट है ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है एक्ट? ये इन्वायरमेंट से, जिसको बोलते हैं पर्यावरण। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको डायरेक्टली ये किससे जुड़ा हुआ है? इन्वायरमेंट। हम प्रोटेक्ट तो किसको कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ को, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? इन्वायरमेंट से। आपको पता होगा, आपने बार बार सुना होगा कि पृथ्वी में संतुलन की बड़ी जरूरत होती है, बैलेंसिंग। अब समझिए, अपन कभी देखते ना कि कभी कहीं बारिश हो ही नहीं रही, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही। जब इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस निकाले जाते हैं, मतलब एक एग्जांपल केवल एक ही देख रहा हूँ अपन, तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं लेकिन अपन एक ही एग्जांपल देख रहे हैं। कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर होती नहीं है, और जब इनके कारणों के पीछे जा जाता है तो फिर बोलते हैं कि इनबैलेंसिंग है। कहीं पर क्या होगा? पेड़ ही कट गए, कहीं पर पेड़ है ही नहीं है, कहीं पर अत्यधिक पेड़ है। मतलब बहुत सारी जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो इसलिए है क्योंकि इनबैलेंसिंग आती है। तो इनबैलेंसिंग केवल इसलिए नहीं, इनबैलेंसिंग का यहां पे मतलब है कि हमें केवल पेड़ पौधों को नहीं बैलेंस करना है, हमें पेड़ पौधों के साथ साथ उनके जो वन्य जीव है, जिनको हम वाइल्ड लाइफ बोल रहे हैं, उनको भी क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। जब प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो बचेंगे। अर्थात आदमी इतना खतरनाक व्यक्ति है, मतलब जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन, इससे खतरनाक तो कोई है ही नहीं है। अपन बोलते हैं जानवर, ये जानवरों से बदतर है। आपने कभी देखा होगा कि अगर जानवर को भूख लगी हो तो शायद वो खाना ही ना खाए। आप शेर का अगर पेट भरा हो और कोई शेर के सामने निकल जाता, अपन तो निकले नहीं है लेकिन सुना है, तो वो शेर क्या करता है? शिकार नहीं करता। लेकिन इंसान क्या करेगा? शौक में ही कर लेता है। इसके वजह से क्या होती है? इनबैलेंसिंग होती है हमारी, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। और जब इनबैलेंसिंग होती है, और हर, देखिए एक याद रखिएगा, प्रकृति में जितने भी जीव है सब कहीं ना कहीं जरूरी है हमारे लिए। अब कोई ये नहीं कहेगा कि भैया हम तो चिकन खाते ही नहीं, हम तो फिश खाते ही नहीं है, तो हमारे लिए जरूरी नहीं है। नहीं, आपके लिए बड़े वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो बैलेंस करने के लिए बड़े जरूरी है। अगर वो बैलेंस करने के लिए बड़े जरूरी है, अगर समझिएगा जंगल में शेर ना हो, या जो अपन जिनको बोलते हैं कैट फैमिली, जो मीट खाती है, अगर वो ना हो, तो फिर क्या होंगे? जो और जानवर है वो ज्यादा हो जाएंगे। वो ज्यादा हो जाएंगे तो वो किसको खाएंगे? पेड़ों को खाएंगे। पेड़ नहीं बचेंगे, पेड़ नहीं बचेंगे तो हमारे साथ क्या आने वाली है? दिक्कतें आने वाली। तो बैलेंसिंग बड़ी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो ये एक्ट है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आपका। अब इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना होगा। अगर आप केवल इन्वायरमेंट को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ को छोड़ दें और बोल दें इन्वायरमेंट, क्योंकि वाइल्ड लाइफ भी हमारा हिस्सा है। और इंडिया जैसे देश में, जिसको हम कृषि प्रधान देश बोलते हैं, जहां पे मेनली कृषि पर आदमी ज्यादातर है, और जहां पे आज भी बहुत सारा व्यक्ति जंगल पर क्या है? निर्भर करता है, तो यहां तो इन एक्ट्स की उपयोगिता और बढ़ जाती है। इंडिया की अगर हम प्रोस्पेक्टिव पे जाते हैं तो यहां पे तो इसकी उपयोगिता और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आप देख रहे होगे कि इंडिया जैसी जगह पर आपको अगर बारिश भी होनी, अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है, तो वो भी किस पर डिपेंड है? आपकी बारिश पर डिपेंड है। बारिश किस पर डिपेंड है? कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट पर डिपेंड है। एनवायरमेंट किस पर डिपेंड है? आपकी वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन पर डिपेंड है। कहीं ना कहीं हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं है? है कि नहीं? हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड। साथ में आगे क्या है, हमारे यहां जो भी आप देख रहे होगे, आज बहुत सारी अभी जनजातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी जंगल पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? जुड़े हुए हैं। अभी भी जितनी भी हमारे यहाँ जनजातियां हैं, बहुत सारी जनजातियां तो ऐसी हैं, आप अंडमान साइड जाइए या बहुत सारे आप असम साइड जाइए, तो वो अभी भी शिकार करके क्या करती है? अपना जीवन यापन कर रही है। सुंदरवन के डेल्टास वगैरह जाइए, तो अगर वो ये चीजें कर रही है और अगर हम वाइल्ड लाइफ को खत्म कर देंगे तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, और वो खत्म होंगी तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हम पर और आप पर भी पड़ने वाला है। तो सबके लिए बेहतर है कि हम क्या करें? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे मतलब है ऐसे जीव, यहाँ पे जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड मतलब जंगली, ठीक है, और लाइफ मतलब जो जंगली जीव है, जो कहां पर रहते हैं? जो जंगल वगैरह में, जनरली जंगल में रहते हो। जंगल से अगर ये शहरों पे भी आ जाते हैं, आप बार बार न्यूज़ों में देखते हो कि कोई तेंदुआ शहर पे आ गया। क्यों? क्योंकि उनकी वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है? कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रही है। अब कैसे हो रही? कोई व्यक्ति उसका शिकार कर रहा है, कोई। तो इसलिए हमने क्या बनाया? हम भी ये चाहते हैं, एक्ट भी ये चाहता है, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में और जानवर, क्योंकि देखिए हम जानवरों को सहन नहीं कर सकते, जानवर हमें नहीं कर सकता।
दोनों की प्रजातियां अलग अलग है। अब कोई आपने देखा होगा जनरली कोई अगर शहर में तेंदुआ जाता है तो शहर के लोग भागते हैं और तेंदुआ भी भागता है, दोनों भाग रहे हैं, भागम भाग मतलब भाग 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 भाग, ये जहां पे दे रहा है वो वहां से भाग रहा है। तो इससे अच्छा क्या है, वो अपनी जगह पे रहे, हम अपनी जगह रहे। तो हमने इसके लिए क्या कर दिया भैया, हमने जंगलों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क में हमने डिवाइड कर दिया और फिर उसको हमने प्रोटेक्टेड एरिया में डिवाइड किया कि आप अपनी जगह पे रहिए। अब जैसे आप मान लीजिएगा छतरपुर है, छतरपुर के पास एक पन्ना नेशनल पार्क है। अब पन्ना नेशनल पार्क है मतलब ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहां पर जनरली आप एंट्री नहीं कर सकते, यहां पे कुछ लोग ही एंट्री कर सकते हैं। कुछ लोग का मेरा कहने का मतलब है जिनको परमिशन होगी, मतलब जिनकी आप जो केवल परमिशन, आप क्या बिना परमिशन के एंटर कर सकते हैं। अगर आपको जाना होता है तो क्या करना पड़ता है, पास वगैरह लेना पड़ते हैं, और वो भी एरिया स्पेसिफाई रहते हैं कि इस एरिया में जाओगे, आप हर एरिया में नहीं जा सकते, और हंटिंग तो भूल ही जाइए। तो इसमें शेड्यूल भी दिया गया है, शेड्यूल में बताया गया कि बहुत सारे ऐसे एनिमल है, जैसे 6 शेड्यूल है, मतलब 1 से लेके 4 शेड्यूल में तो आप किसी एनिमल को क्या नहीं कर सकते हो, हंट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पर्पस के लिए आप उसको हंट कर सकते हैं, कुछ पर्पस के लिए, वो अपन पर्पस देखेंगे। जैसे समझो एजुकेशनल, अब समझो कोई एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत डेंजर में है, लेकिन क्या उसको हंट किया जा सकता है, कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है, कुछ परिस्थिति बोल रहा हूं। जनरली अपन किसी चीज को हंट नहीं कर सकते, लेकिन जो शेड्यूल 5th और 6th है उन एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं। तो हमें यहां पे भी देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब चलिए कुछ चीज इसके बारे में देखते हैं, एक्ट के बारे में। पहले एक इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। देन इसके बारे में जो जो चीजें आएंगी, आपको क्वेश्चंस जो भी मन में हो आप लोग क्वेश्चंस पूछते जाइएगा, मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी क्या देता जाऊंगा, साथ साथ देता जाऊंगा। अब देखिएगा जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ये क्या होते हैं, रिसोर्स ये बड़े जरूरी होते हैं। एनवायरमेंटल रिसोर्स जो भी इन्वायरमेंट से मिलता है, किस चीज के लिए जरूरी होते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। किसके लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए उस जगह के क्या इकोनॉमिक एनवायरमेंट सॉरी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बड़े जरूरी होते हैं। अब इसके माध्यम से हम अपने जहां पर भी इसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप करेंगे हम अपने रिसोर्सेज को, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को भी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमें अपने जंगलों को डेवलप करने का, जब वाइल्ड लाइफ हमारी जब देखिए वाइल्ड लाइफ डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट डेवलप होगा, इन्वायरमेंट डेवलप होगा तो हमें क्या मिलेंगे, इन्वायरमेंटल से जो रिसोर्स है वो मिलेंगे, और इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस भी किसी कंट्री की होती है, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने का एक और रीजन है, आपने बार बार नाम सुना होगा, क्लाइमेट चेंज। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, ये क्या है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, आपने सोचा क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के पीछे रीजन इनबैलेंसिंग है, और इनबैलेंसिंग केवल ये सारी चीजों से चलती है। देखिएगा ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि पेड़ कट गए केवल पेड़ ही जिम्मेदार है, पेड़ भी यहाँ पे, पेड़ भी अगर जिम्मेदार है तो पेड़ भी कहां पे आ रहे हैं, वो भी तो आपके एसी के अधीन आ रहे हैं एनवायरमेंट में। और एनवायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट को अगर हमें चेंज करने से रोकना है, तो इस एक्ट में क्या करना है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट के अधीन उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने जंगली जानवरों को और बहुत सारी चीजों के। अब हम कुछ चीजें देखते हैं, देखिए इसका एक बैकग्राउंड वगैरह देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। तो क्या बता रहा है ये, अब जो ये एक्ट है, अब इसमें है क्या एक्ट में, देखिएगा इस एक्ट में है कुछ रूल्स है। क्या है एक्ट में, कुछ रूल्स है, इसमें कुछ पॉलिसीज बताई गई है, ठीक है, इसमें रूल्स है, मतलब इससे अटैच्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस एक्ट में सारी चीजें, कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ प्रैक्टिस है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके संबंध में जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाएगी, हमारी गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि भैया आप रूल और रेगुलेशन बनाइए। अब देखिए ये जो एक्ट है इसके साथ साथ बहुत एक्ट है, क्या एक एक्ट से काम चल सकता है, नहीं। मैंने बोला एनवायरमेंट बहुत बड़ा है, इन्वायरमेंट में यहां तो हमने पढ़ लिया कि क्या आ रहे हैं, जंगली जीव आ गई, लेकिन इसके साथ साथ भी इन्वायरमेंट में और बहुत सारे एक्ट चलते हैं, जिन सारे एक्ट्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के। अब देखिए जैसे इसके साथ कौन कौन से एक्ट आप देख सकते हो। तो अगर हम जाते हैं, बहुत सारे एक्ट है, जैसे कैटल ट्रेसपास एक्ट, आपने नाम सुना होगा, कैटल ट्रेसपास एक्ट,
ये इंटरव्यू में आपसे कभी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए ये आपको प्रिपेयर रहना है। आपको एक बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आता है द एलिफेंट प्रिवेंशन एक्ट। एलिफेंट, देखिए कैटल भी जानवर हो गया, एलिफेंट भी जानवर हो गया, ठीक है। प्रिवेंशन एक्ट कब का है ये भी 1879 का है। इसके बाद हम जाते हैं एक्ट की तरफ जिसको बोलते हैं आईपीसी। आईपीसी में प्रोविजन है कि नहीं है? क्या आईपीसी में है कि नहीं है? मिसचीफ, मिसचीफ में कौन से जानवर हो जाएंगे? मिसचीफ में कौन से जानवर होंगे? जैसे उसमें आते हैं क्या, उसमें वो एनिमल्स आते, कौन से एनिमल आ रहे हैं वहां पे, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ एलिफेंट्स वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है। तो कुछ उसकी सेक्शन है आईपीसी के, मैं पूरा आईपीसी नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर सर्टेन सेक्शन, जैसे मिसचीफ में आप चले जाइए, ठीक है, ये भी तो आ रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार से और कुछ अदर सेक्शंस है जो आपको क्या कर रही, जो किससे डायरेक्टली देखिए आईपीसी नहीं है रिलेटेड, लेकिन इनडायरेक्टली आईपीसी की कुछ सेक्शंस हैं जो इस चीज से क्या करेंगी, रिलेट आपकी कर जाएगी। सारी सेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने वहां पे देखा होगा, देखो डेफिनेशन भी दी गई है, लाइफ की दी गई है, ह्यूमन की दी गई है, एनिमल की दी गई है एनिमल की डेफिनेशन, इसलिए कुछ सेक्शंस वहां पे हैं जो एनिमल से रिलेटेड आपकी मिल जाएंगे। कुछ सेक्शन, बहुत ज्यादा सेक्शंस नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्ट है स्पेसिफिकली पूरे के पूरे उससे संबंधित है। इसके साथ साथ हम आते हैं द बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा है? एक एक्ट है जिसका नाम है, ये पूरी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है। एक एक्ट इसके पहले था बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, और ये कब का है एक्ट? ये आपका है 1912। बहुत सारे एक्ट इसके पहले बनाए गए थे। इसके साथ साथ द इंडियन फॉरेस्ट है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे एक्टों में इसका जिक्र है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये आप सारे एक्ट को क्या करिए, जल्दी जल्दी लिखिए, ये सारे के सारे एक्ट है। और आखिरी में लिख लीजिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, आखिरी में लिख लीजिएगा कौन सा, वाइल्ड लाइफ एक लिखिएगा वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1953। ये ठीक है, 1953। इसके बाद क्या होता है, ये सारे एक्ट्स को क्या किया गया है, इन सारे, ये पहले बहुत सारे एक्ट्स थे, इन एक्ट्स की बहुत सारे प्रोविजन को क्या किया हमने, इस एक्ट में लाने की कोशिश की। मतलब ऐसा नहीं है कि इन एक्ट को खत्म कर दिया, इन एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन को हम यहां पर भी लेकर आए हैं। इसके साथ क्या होता है, एक और आपको चीज याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था, एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कब की कॉन्फ्रेंस है आपकी? वो भी कॉन्फ्रेंस आपकी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे हुई थी स्टॉकहोम पे 1972 में। और उसमें क्या किए थे, कुछ संकल्प पारित किए गए थे, किस चीज के लिए, अपनी वाइल्ड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। उसी चीजों को हमने भी अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या किया है, ऐड किया है। तो इसके साथ साथ आप क्या लिखोगे, एक क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहां हुई थी कॉन्फ्रेंस? स्टॉक स्टॉक स्टॉकहोम में कब हुई थी ये? 1970। इसके माध्यम से क्या किया हमने, इसको बेटर, मतलब इस अपनी वाइल्ड लाइफ, इसमें हुआ क्या था, अपनी वाइल्ड लाइफ को बेटर बनाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को क्या किया था हमने, बेटर बनाने के लिए कुछ सुझाव वगैरह दिए गए थे उस कॉन्फ्रेंस में, तो उनको हमने क्या किया है, अपनाया है। अब मेन ये एक्ट है, देखिए दो चीजों के बारे में बात करता है। इस एक्ट में लिस्ट बताई गई है, शेड्यूल में लिस्ट बताई गई है दो चीजों की, किसकी, फ्लोरा एंड
फौना। क्या होता है फ्लोरा और फौना? दो चीजों की लिस्ट बनाई गई है। फ्लोरा क्या होता है? प्लांट। और फौना क्या होता है? शायद इसको एनिमल अपन बोल सकते हैं, ठीक है, एनिमल। यहां पे दोनों चीजों को देखिए, मैंने बोला वाइल्ड लाइफ के अंदर केवल जानवर नहीं आएंगे। इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि अब ऐसा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पूरे के पूरे पेड़ ही काटे दे रहा। जब पेड़ कट जाएंगे तो जानवर भी चलेगा। तो हमें ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, देखिए आपको पता होगा, जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं वही बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, आदमी पेड़ ही काट ले। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ पेड़ों को भी बचाना है, ठीक है। जब पेड़ बचेंगे तभी तो जानवर बचेंगे। तो एक्ट में क्या है, कुछ लिस्ट दी गई है प्लांट्स की और एनिमल की। इनको हमें क्या करना है, जो भी डेंजर में है या जो डेंजर नहीं है, मतलब जो कुछ तो डेंजर में उनको भी बचाना है, और जो डेंजर में नहीं है उनको भी हमें क्या करना है, यहाँ पर बचाने की कोशिश करनी है। आगे आइए जल्दी फटाफट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अधीन, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन बनाएगा और नेशनल पार्क्स कौन बनाएगा, किसकी पावर है, कहां पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, ये भी क्या करेंगे अपन इसको देखने वाले हैं। क्लियर हुआ यहां पे? अब आते हैं, चलिए इसमें कितने शेड्यूल हैं? 6 शेड्यूल है। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 1 से लेके जो 4 शेड्यूल है, मतलब ऐसा कर लीजिएगा, 1 से लेके जो 4 है, ये हंटिंग को यहाँ पे प्रोहिबिट है। यहाँ पे क्या है, हंटिंग प्रोहिबिट है, हंटिंग मना की गई है, हंटिंग प्रोहिबिट है। और जो 5 और 6 है, या हंटिंग आप कर सकते हो इन एनिमल्स की, जो यहाँ पे लिखेंगे इनकी हंटिंग परमिटेड है। अब इस कैटेगरी को भी, जो हमने 1 से लेके 4 है, इसमें भी हम पहला आ जाते हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में बताया गया है कवर्स एनिमल, ऐसे एनिमल को कवर किया गया है। यहाँ पे कैसे एनिमल को कवर किया गया है? ऐसे एनिमल को जो एंडेंजर्ड है, अर्थात जो खतरे में है। कैसे है? जो एंडेंजर्ड है, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अधीन आते हैं, प्रजातियों के अधीन। और इनके बोल सकते हैं, अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज है तो इनकी हंटिंग पे एब्सोल्यूट क्या लिया गया है, हंटिंग पे एब्सोल्यूट प्रोहिबिट किया गया है। पूरी तरीके से इनको क्या किया, हमने रोक दिया है कि भैया इनको आप क्या नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट प्रोहिबिट है कि इनको आप क्या नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। भैया शेड्यूल पढ़ना है, शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही है, 2016 में शेड्यूल से क्वेश्चन आया था। जितना हो पाएगा करा दूंगा, ठीक है। कुछ आपको भी पढ़ना है, कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा एक्ट आपको मैं कवर कर दूं, बस थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए अब एक आध तो मैं आपको इतना बता रहा हूं, जो भी अपन सिलेबस कवर कर रहे हैं किसी भी एक्ट का, अपन ने पूरे पुराना भी सिलेबस कर लिया था, नया भी, विश्वास मानिएगा, इतनी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 90% 95% सिलेबस वही आएगा जो क्लास में पढ़ा हुआ है। 5% का मार्जिन इसलिए रखते हैं कि भैया कोई कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं, उम्मीद तो है कि 100% जो पढ़ेंगे वो आएगा, लेकिन 95% चैलेंज देके आपको कह रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा। 5% तो मार्जिन ऑफ एरर रखना चाहिए ना, सामने वाला क्या पूछ ले, कौन सा नया केस है, क्योंकि देखिए माइनर में बहुत ज्यादा नए केसेस आएंगे नहीं, कुछ कुछ एक्ट में जिसमें मैंने आपको लिखवाए हैं। अब ये एक्ट हो गया थोड़ा सा टेक्निकल एक्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी यहीं पे होती है, क्योंकि बहुत सारी सेक्शन है, कंफ्यूजिंग होते हैं, एबीसी क्लॉज करके। तो मेन कॉम्पिटिशन इसी में है, और जीके में। छोटे एक्ट में कंपटीशन नहीं, छोटे एक्ट में तो है कि अगर आपसे छोटा एक्ट बन रहा है तो वो आपके लिए बेहतर है, अगर छोटा एक्ट नहीं बन रहा तो आप वैसे ही बाहर हो गए। छोटा एक्ट आपको केवल कंपटीशन में बना के रखता है। बड़े एक्ट जैसे मोटर व्हीकल हो गया, जैसे ये एक्ट हो गया, एफएसएसएआई हो गया, अपन ने और भी बहुत सारे एक्ट पढ़ दिए, आईटी एक्ट हो गया, आपने एनडीपीएस एक्ट पढ़ लिया, इस प्रकार के जो बड़े बड़े एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक्ट है ये आपके सिलेक्शन दिलाएंगे। यहां पे आप जितनी कम गलती करोगे उतनी ऊपर चले जाओगे। अगर आपने 5 में 5 सही कर दिए तो आप तो सबसे ऊपर बैठे हो, और आपने 5 में से 3 गलत कर दिए तो नीचे आ गए। और माइनर में अगर आपने गलती की तो फिर आपका कोई है ही नहीं है। अगर आप समझो डाउरी प्रोविजन पढ़ रहे, 10 सेक्शन है, आप उसमें 5 सही कर रहे, या उसमें 2 क्वेश्चन है आपने दोनों सही कर दिए, आप खुश हो रहे कि हमने 2 सही कर दिए, तो आप खुश मत होइए कि आपने नहीं, वो सबने 2 सही किया। बस जिसने 2 में से एक भी गलत कर दिया वो कंपटीशन से सीधे बाहर हो जाते हैं, मतलब या तो फिर इन एक्ट में वो कवर करें। हाँ, ये चीजें यहाँ पर होती है। यहाँ ये समझ में आया फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल। अब आ जाते हैं शेड्यूल थर्ड और फोर्थ की। शेड्यूल
क्या है शेड्यूल 3 और 4? अभी मैंने आपको 4 शेड्यूल बताया, जब शेड्यूल 3, 4 है, ऑल्सो हैव रफली द सेम प्रोविजन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेम पहले और सेकंड के क्या हुए हैं, मतलब जिसमें फर्स्ट के एंड सेकंड के जो प्रोविजन थे ना, सेकंड वाले, फर्स्ट और सेकंड, वही प्रोविजन लगभग लगभग है सेम उसमें, मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज यहां पर भी है, इसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ हंटिंग है। लेकिन अलग क्या है इसमें, देखो सम प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है, सॉरी सब शेड्यूल 1 एंड 2 बट कवर एनिमल्स that are not danger and becoming exigent, the penalties under the schedule are also less than schedule 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। पहली चीज यहाँ पे ये बताई गई है कि ये देखिए लगभग लगभग इसी के जैसा है, लेकिन बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो भी देखिए, यहाँ पे जो भी एनिमल दिए गए 3rd 4 में, ये एंडेंजर्ड नहीं है, नॉट एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड नहीं है। इसके साथ साथ एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन यहां पे आपको क्या है, रोका यहां भी गया, प्रोहिबिट यहां भी किया गया है, रोका यहां भी। ऐसा नहीं है कि एंडेंजर्ड नहीं है तो उसका शिकार कर लो। देखिए कुछ चीज होती है एंडेंजर, जैसे हमको पता चला कि भारत में टाइगर बहुत कम है ना कम, तो हमने इसको कहां डाल दिया, हमने डाल दिया उसको फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में। हमें लगा कि यार भारत में जो हिरण है वो तो बहुत है, एंडेंजर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि भैया फिर भी इसको क्या करना, बचाना चाहिए। अगर आप उसको क्या कर दो, व्यक्ति से कह दो कि आप इसको हंटिंग करो, तो क्या पता 5 ही दिन में आदमी निपटा दे पूरी है। आदमी को टाइम नहीं लगना, आदमी उसकी खाल भी बेच देगा, उसका जो सींग है वो भी बेच देगा, खा भी जाएगा, सब कुछ कर लेगा। इंसान से खतरनाक कुछ है ही नहीं है, कुछ ना बचाएगा वहां पे, आपको अवशेष तक ना मिलेंगे आदमियों के। अभी कभी कभी पुराने लोगों के घर जाइए, अभी कभी आपने कोठी वगैरह देखी होंगे, तो उनके यहाँ जैसे हिरण के सिरे लगे रहते हैं, कहीं तलवारें ऐसी लगी रहती हैं, कहीं मतलब टाइगर की वो क्या है, स्किन है। ऐसा हुआ करता था। इससे क्या होता था, ये पहले शान और शौकत का एक वो माना जाता था, जिसके पास जितनी सारी एनिमल्स, उनके ड्राइंग रूम जो रहता है बैठ का, वहां पे ये सारी चीजें चिपकी रहती है। आदमी जा रहे यार ये तो बड़ा शौकीन आदमी है, कितने बड़े बड़े शेर मारे इसने, इस टाइप से। तो अब ये चीजों को भी अब इस एक्ट में कवर किया गया है कि अगर किसी के यहाँ पे है कि पहले के थे तो क्या होगा, नए हैं तो क्या होगा, सारी चीजों को इस एक्ट में कवर किया है। अब ऐसा नहीं कि तुम अपने चक्कर में सारे के सारे जानवर निपटा दो, ये सारी चीजें हमें देखनी है। लेकिन अब क्या होगा, जो शेड्यूल 1 था यहाँ पे, अब एक चीज ये अलग हो गई कि एंडेंजर्ड नहीं है तो इनको क्या है, लेकिन एंडेंजर्ड नहीं, लेकिन इनको हंटिंग को प्रोहिबिट यहां भी किया गया है। लेकिन दूसरी चीज, शेड्यूल 1 में पनिशमेंट बहुत ज्यादा मिलती है, जो शेड्यूल 1 और 2 में आते हैं यहाँ पे थोड़ी सी लेस पनिशमेंट मिलती है। अगर आप इनको क्या करते हो, आप इनका हंटिंग वगैरह करते हो, यहाँ पे लेस पनिश है। ऐसा नहीं कि पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको कम पनिशमेंट दी गई, वहां पे आपको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी गई है। और वहां पे क्या होता है, इनको अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं 5th और 6th में, जिनको हम हंटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइसेंस चाहिए पड़ेगा नहीं चाहिए पड़ेगा, इनके बारे में यहाँ भी लाइसेंस का जिक्र है भैया बहुत सारी जगह। अभी अपन जैसे आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हैं, आर्म्स एक्ट में लाइसेंस का जिक्र है, वैसे यहाँ पे भी क्या है, लाइसेंस का आपको जिक्र किया गया है। एक मेन अथॉरिटी आती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उसके संबंध में देखना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन होता है, ये परमिशन ज्यादा वगैरह देता है। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। चलिए हम आते हैं थोड़ा सा, हमें क्विकली एक्ट को देखते हैं क्विकली, ठीक है। उसमें हमें बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी क्लियर हो जाएंगी वन लाइनर फैक्ट के तहत, जो आपको शायद इसमें से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। आ रहा है एक्ट, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भैया एक्ट है? अभी कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है जो समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है ना भी अपन लोगों ने, ऐसा कुछ पढ़ा है कि जो ना समझ में आ रहा हो, ना भी कोई सेक्शन हुई। अभी तो केवल अपन भाषणबाजी कर रहे हैं सेक्ट के बारे में, ठीक है। अपन जैसे पोडियम में खड़े हैं और अपन वो क्या बोलते, उसको नहीं बोलते, पर्यावरण सुधारक हो, तो अपन को ऐसा करना चाहिए। अभी तो कुछ इस प्रकार से अपन ने पढ़ा भी नहीं है मेरे हिसाब से कि जो अपन को समझ में ना आए। ऑनलाइन जो है वो बताएं, ऑफलाइन में जैसे लगभग लगभग सबको समझ में आ रहा है। जो ऑनलाइन है उनका क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा भैया, उसको इजी बनाएंगे ना अपन। हर चीज इजी नहीं होती है, उसको इजी बनाना पड़ता है, ठीक है। हर चीज, जैसे आप कल कह रहे थे कि डर लग रहा है, हमने कहा तो उसको इजी बनाया जाएगा। हर चीज इजी नहीं होती। जैसे अब कौन सा एक्ट था वो, एक एनडीपीएस की पनिशमेंट को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो अपन ने कितना उसको इजी कर दिया, अपन को इजीली याद हो गई। ऐसे आर्म्स एक्ट को अपन कर लेंगे, सारे के सारे एक्ट को क्या करेंगे अपन, इजी बनाना पड़ेगा। हर चीज आपको इजी मिलेगी नहीं, उसको बनाना पड़ेगा।
चलिए अब देखते हैं टोटल, इसकी स्कीम पे चलेते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्कीम देखते हैं, कुछ चीज इसके बारे में। कितनी सेक्शन है भैया इसमें? टोटल सेक्शन कितनी है? 66। चैप्टर कितने हैं? 7 चैप्टर। एबीसी करके बहुत है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? एक ही साथ सारी डेट आ जाएंगी। 4 सितंबर, 4 सितंबर 1972 को। ये पब्लिश कब होता है? कब होता है पब्लिश? कब हो रहा है पब्लिश? 11 सितंबर। डेट देखते जाइए एक बार, जल्दी जल्दी फटाफट। पब्लिश की डेट पूछ रहा हूं मैं। ये 9 है, ये सॉरी 9 है ये वाली। प्रेसिडेंट असेंट है 9 सितंबर, पब्लिश है 11 सितंबर। इसके बाद आ जाते हैं एमपी में कब से लागू हुआ? ये हो रहा है 25 जनवरी। एमपी की याद रखिए 1970। इंडिया का तो लागू होने की डेट शायद है नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं, अलग से है डेट, थोड़ी सी मेरे बैरक में आ रही है, अलग है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। चलिए देख लीजिएगा, अगर आपके मेरिट में अलग आ रही है तो उसको देख लीजिएगा। मेन आपको ये 2 डेट याद करनी है, ठीक है। ये 2 डेट, इसको छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर 11 सितंबर ना हो तो फिर 9 सितंबर लगा दीजिएगा। एक्ट एप्लीकेबल कहां पे होता है? अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया। अब आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ सकते हो। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है कि किसके संबंध में कौन लॉ बनाएगा, ऐसा है कि नहीं है? अरे किस सब्जेक्ट के संबंध में कौन लॉ बनाएगा? तो ये जो आपका वाइल्ड लाइफ थी, इसके संबंध में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले ये किस लिस्ट का सब्जेक्ट था? ये किस लिस्ट था? ये स्टेट लिस्ट में आता था, स्टेट लिस्ट में, मतलब सेकंड लिस्ट में आता था। लेकिन आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो इसे हमने क्या कर दिया? कंकरेंट लिस्ट में ला दिया। कंकरेंट लिस्ट में हमने क्या कर दिया? इसको ला दिया। तो आज वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ होता है तो उस लॉ को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। मींस उसमें स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। जब इस एक्ट को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि दोनों को यहाँ पे बहुत सारी पावर्स दी गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें कौन सी लिस्ट, कौन सा मतलब जो वो है एंट्री है? तो कहीं कहीं लिखा होगा 17B, ऐसा लिखा होगा 17B, लेकिन 17A भी कर लीजिएगा एक बार। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी, अगर कोई बैरेट रखा हो या कॉन्स्टिट्यूशन की जो है अपने पास, उसको निकाल लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट में 17B तो है, ये तो फाइनल है। क्या ये देख लीजिए 17A भी वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पर 17A भी पढ़ा था, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, जैसे शायद बैरेट में 17B लिखा होगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब कहीं पर इसको पढ़ा था, ऐसा मेरे दिमाग में रिकॉल हो रहा है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। इट इज कंफर्म, 17B कंफर्म है, बिल्कुल है। कंकरेंट लिस्ट में 17B आपका वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। 17A देख लीजिए किससे रिलेटेड है। तो ये दोनों क्या बात करती है? स्टेट और सेंट्रल की ड्यूटी होगी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी। क्या होगी ड्यूटी? जो लॉ बनाना, किससे रिलेटेड? वाइल्ड लाइफ से। चलिए, नहीं, कंकरेंट लिस्ट में देखिए, कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 17A और 17B। 17B तो कंफर्म है कि है। 17A देख लीजिए, 17A से किससे रिलेटेड है? ठीक है, 17A फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से रिलेटेड भी है। मतलब ये एक्ट इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से रिलेटेड भी है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया कि फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं होगा तो अब भैया वाइल्ड लाइफ हो गई जो आपकी, चाहे बर्ड्स हो चाहे एनिमल, वो है कहां पे? फॉरेस्ट में। लेकिन अगर कभी डायरेक्टली पूछा जाए, देखिए ऑप्शन में अगर दोनों चीजें हो, जैसे पूछा जाए कि ये जो एक्ट है वो किस लिस्ट से है, जैसे उसने बहुत अंदर से पूछ लिया, वो 17A भी हो वहां पे, 17B भी हो, सी और फिर कोई 17C या D ऐसा करके दे दे, तो फिर आपको ऑप्शन बी लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली जो हम इस एक्ट में पढ़ रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ, वो क्या है? बी से रिलेटेड। लेकिन अगर जनरली पूछा जाए तो जनरली दोनों से, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट से रिलेटेड है, और फॉरेस्ट में ही क्या होता है?
वाइल्ड लाइफ आपकी होती है। क्लियर हुआ? तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। जनरली 17-20 है, लेकिन कुछ कंडीशन में 17A से, समझो ऑप्शन उसने दिया 17A दिया, 18 दे दिया, 19 दे दिया, 20 दे दिया, अब आपका 17B ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर 17 ही लगाओगे तो आपका वहां पे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? हाँ, 42nd अमेंडमेंट के पहले स्टेट लिस्ट का था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में होता है, इसको स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इसके संबंध में कानून दोनों बना सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से यहां से जोड़ा, ठीक है। एक और कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़िए जल्दी फटाफट, और कहीं से जोड़ दीजिए, डीपीएसपी 48A, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के 48A से जोड़िए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की डीपीएसपी कभी पूछा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का 48A, राज्य की क्या होगी, ये ड्यूटी होगी, अगर उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, क्या ड्यूटी होगी कि वाइल्ड लाइफ वगैरह को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। 42 आप ए भी, 48A भी देख सकते हैं, ये हमारी क्या है। और इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है क्या कहीं पे, फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ बिल्कुल, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज से भी जोड़ सकते हो, ये तो आपकी डीपीएसपी हो गई है। अब मेरे को है 51 का क्लॉज 1 का 7 है शायद, 7th वाला, मतलब उसमें 7th क्लॉज ABCDEFG, शायद जी वाला होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इट इज जी। तो जी है वो भी किसकी है कि व्यक्ति की क्या होगी, ड्यूटीज भी होंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी व्यक्ति की, क्या होंगी, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट वगैरह करना का। तो देखिए कितनी जगह पे आ गया, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन से ही 3 जगह पढ़ लिया, ठीक है। बाकी ये एक्ट तो पढ़ ही रहे कॉन्स्टिट्यूशन से 3 जगह, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां पे, नहीं तो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। फिर यहीं पे हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से पागल टाइप के हो जाते हैं, अरे यार ये तो पता नहीं, पढ़ाई नहीं है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लो, कुछ लोग कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। ये सब सिलेबस में है डायरेक्टली, क्योंकि एक्ट से क्या हो रही है, ये चीजें रिलेटेड कर रही है। समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ सेक्शंस और कुछ चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या करता हूँ, अभी आपको बताता चलता हूँ, आप लिखते जाए। और हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं, देखिएगा चैप्टर जो सेकंड है वो किससे रिलेटेड है, सबसे पहले चैप्टर सेकंड किससे रिलेटेड है, चैप्टर सेकंड ये अधिकारी और प्राधिकारी से रिलेटेड है, मतलब किससे, ऑफिसर्स वगैरह से रिलेटेड। लिखिए चैप्टर सेकंड किससे रिलेटेड है, चैप्टर सेकंड है ये आपकी अथॉरिटीज टू बी अपॉइंटेड और कंस्ट्रक्टेड, मतलब ये आप लिख लीजिए ऑफिसर्स वगैरह जो हो रहे हैं ना यहाँ पे, ऑफिसर्स वगैरह की नियुक्ति कौन से चैप्टर में हो रही है, कितने चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर है। सेकंड चैप्टर किससे रिलेटेड है, ऑफिसर्स वगैरह से रिलेटेड है, तो यहां बताया गया भी ऑफिसर्स वगैरह क्या होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन थर्ड, सेक्शन थर्ड में क्या हो रहा है यहाँ पे, सेक्शन थर्ड में हो रहा है डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है एंड अदर ऑफिसर्स यहाँ पे नियुक्त हो रहे हैं। कौन हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्टर और अदर ऑफिसर्स नियुक्त हो रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है, अब डायरेक्टर बहुत सारे डायरेक्शंस देता है, ठीक है। इनकी हमें अब आगे यही तो पढ़ना है कि इनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ये क्या क्या करेंगे, ठीक है। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी अगर मुझसे पूछा जाए वो सेक्शन 4 में नियुक्त होती है, जिसका नाम क्या है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इस पे लगा लीजिए स्टार। ये सेक्शन 4 भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रोविजन भी जहां जहां पे आएंगे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगी, आगे आगे अपन देखेंगे, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है। मैं बोल रहा ना, बहुत सारी चीजें केंद्र करेगी, बहुत सारी चीज राज्य करेगी। सम पावर आर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम पावर आर रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि बोथ गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दी गई है। अब आ जाते हैं 5A की तरफ। 5A इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता रहा हूं, वो किससे रिलेटेड है, 5A सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, सेंट्रल बोर्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है, एक तो सेंट्रल बोर्ड बनाया जा रहा है। किससे रिलेटेड होगा ये, सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। कौन बनाएगा, अभी सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, और केवल सेंट्रल नहीं, 6 में स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट बोर्ड भी बनाया जा रहा है, स्टेट बोर्ड बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं। और स्टेट बोर्ड किससे, इसको बोलेंगे स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये दो, ये कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और ये कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट।
अब देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। दो सेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 मैंने अभी बताया था आपको कि शेड्यूल 1 से लेके जो 4 में एनिमल्स दिए गए हैं या बर्ड्स दी गई हैं, उनको हंटिंग को क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 19 ही बात करती है, अभी अपन जब देखेंगे बाद में उसको अंदर, हंटिंग प्रोहिबिट है, रोकी गई है। हंटिंग क्या है, प्रोहिबिट है, अर्थात किसी भी प्रकार से आप क्या नहीं कर सकते हो, हंटिंग नहीं कर सकते हो। इन ऑल फॉर्म्स हंटिंग को क्या किया गया है, हमने प्रोहिबिट किया गया, अर्थात रोक दिया गया कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, हंटिंग नहीं करेगा। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है सेक्शन कौन सी सेक्शन है जो हंटिंग को प्रोहिबिट करती है, तो बोलता है भैया ये हंट है, मतलब वो कौन कौन कहां कहां पे रोका जा रहा है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 शेड्यूल है, इनमें इनको रोका गया है। ठीक है, कोई भी आप वाइल्ड लाइफ एनिमल जो स्पेसिफाई है इसको नहीं कर सकते हैं। इसका एक एक्सेप्शन होगा, वो हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, ये 65 का एक्सेप्शन, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होगा, हम बाद में देख लेंगे 4 शेड्यूल के संबंध में। लेकिन वहीं जब ये रोक रही है तो इसके दो एक्सेप्शन है, 11 और 12। 11 और 12 अगर आप सेक्शन में फॉल करते हो तो आप ये जो मतलब मैंने हंटिंग को प्रोहिबिट किया ना, यहाँ पे आपको हंटिंग के लिए क्या मिल सकती है, परमिशन। परमिशन याद रखिएगा, परमिशन बोल रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके सीधा उठाइए बंदूक और दे मारिए किसी पे, ऐसा नहीं होगा। आपको हंटिंग की परमिशन मिलेगी। अब हंटिंग की परमिशन कौन देगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। यहाँ पे अभी अपन ने जो अथॉरिटी पढ़ी थी, ये क्या करेगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या कर सकता है, आपको परमिट कर सकता है हंटिंग के लिए। लेकिन ऐसा ही नहीं कर देगा शौक में, क्या आप बोलोगे हमें शौक है हंटिंग करने का, वहां पे कुछ कंडीशंस देखी जाएंगी, उन कंडीशंस में आपको क्या कर सकते हैं, हंटिंग वगैरह के लिए। एक तो जैसे सेल्फ डिफेंस होता है, सेल्फ डिफेंस की बात करता है, तब भी आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे सेल्फ आप क्या है, आप गए किसी आप समझिए किसी नेशनल हाईवे से निकल रहे हैं, वहां पे अगल बगल कोई जंगल है, वहां पे एनिमल ने आपके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो क्या अपने आप को बचाने के लिए, अब जैसे आप अपने आप को बचाने के लिए आईपीसी की सेक्शन 100 और 103 में क्या करते हो, किसी को मार देते हो ना, तब आप क्या कर सकते हो, हंटिंग कर सकते हो। एक तो ये हो जाता है, यहाँ पे आपको यहाँ बताया गया ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कुछ पर्पस, यहाँ पे बताया गया है कि भैया इन पर्पस के लिए, जैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर ऐसा जरूरी है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जरूरी है, या किसके लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए ऐसा जरूरी है, इन कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, हंटिंग के लिए हमें परमिशन मिल सकती है। अब आपको पता होगा, देखिएगा जैसे आप देखते होंगे जो साइंटिस्ट क्या करते हैं इनको, अब साइंटिस्ट को क्या चाहिए, अब जैसे कोई बीमारी फैल गई किसी जानवर में, अब उसे पता करना है कि भाई ये बीमारी फैली कैसे, या इसको रोका कैसे जा सकता है। या जैसे अभी आपने देखे होगा कोविड वगैरह फैला था, कोई कह रहा था इससे फैला, कोई कह रहा उससे फैला, ऐसे बहुत सारे जानवर आते। अब एक ऐसी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है, लेकिन अगर उसको हमने उसका एग्जामिन नहीं किया तो हो सकता है कि उसका प्रभाव सारे जानवरों पे हो जाए और इवन इंसानों पर हो जाए। तो ऐसे जानवर को क्या करते हम कर सकते हैं, किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट या एजुकेशन के लिए हम उसको किल कर सकते हैं, मतलब परमिशन के साथ उसको हंट कर सकते हैं। जब हंट कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, उसको एग्जामिन वगैरह कर लेंगे। तो लेकिन इसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है आपके पर्पस से तो आपको परमिट कर सकता है, डायरेक्टली आपको परमिशन नहीं देगा। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट ही सेक्शन लिखवा रहा हूँ, सब कुछ नहीं लिखवा रहा। ठीक है तो बहुत कुछ चीजें। अब आ जाता है, आ जाइए सीधा लिखिए सेक्शन 18, डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी। भैया सेंचुरी को डिक्लेयर कौन करता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह होती है ना, कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ठीक है, लिखिए फटाफट इसको। दो चीजें, आधा एक तो यहीं पे करवा दूंगा अभी आपको, मतलब माइंड में सेट करा दूंगा, बाकी जब पढ़ाऊंगा तो पूरा एक में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सेक्शन 18 किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 18 डिक्लेरेशन की। किसकी डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। कौन करेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर, स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर हमने दी है। अब अगर हमने किसी सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है, मतलब किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है, तो ये इसी के साथ हम सेक्शन पढ़ते हैं 31। वो कहती है कि अगर किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसे एरिया में जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम कह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति यहां पे क्या कर सकता है, हथियारों के साथ, मतलब जिसको बोलते हैं आर्म्स के साथ एंट्री नहीं कर सकता। आर्म्स के साथ एंट्री करने का मतलब होगा कि आप कहीं ना कहीं शिकार करने जा रहे हो, तो आर्म्स के साथ आपको एंट्री करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है कि भैया नहीं करोगे। तो इसलिए तो किसी एरिया को किया जा रहा है। अब आप समझे कि किसी एरिया को हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए।
अब जैसे समझो एक नॉर्मल एरिया में कोई भी जाता है, अब कोई भी आता है कोई भी जाता है, कोई किसी को मान ले पता ही ना चलेगा। अब हमने कुछ एरियाज को हमें पता है, समझो ये है, ये हमारा शहर है, इसमें हमने इस एरिया को क्या कर दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। अब अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया है तो यहाँ पे पहली बात तो आप जनरली आ जाओगे नहीं, और अगर आओगे जाओगे तो आप क्या नहीं लेके जाओगे, क्या नहीं लेके जाओगे, आर्म्स नहीं लेके, इवन अगर आर्म्स लेके गए और पकड़े गए तो फिर यही समझा जाएगा कि आप किस लिए गए थे, शिकार खेलने। अब ऐसा नहीं है वेट किया जाएगा कि तुमने, वो कह रहा हमने शिकार किया ही नहीं है, तो किया से थोड़ी ना होता, गए तो उसी चीज के लिए थे ना, तो आप फिर क्या होगा, आपको प्रोहिबिट किया गया, बड़े दंडित किया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं आगे। अब डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क कहां पे हो रहा है, नेशनल पार्क देखिएगा कहां पर हो रहा है, जल्दी बोलिए। 35 लिखिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल पार्क भी स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करती है, डिक्लेयर करती है। आ जाते हैं सेक्शन 35। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो किसी एरिया को क्या कर सकती है, ठीक है, किसी एरिया को, अब ये एरिया भले ही कैसा हो, जनरल एरिया हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया हो, इसको नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। कंफ्यूज ना होइएगा, नेशनल जहां पे समझ में आता है तो हमारे दिमाग में सेंट्रल गवर्नमेंट दौड़ने लगती है, लेकिन भले वो क्या नेशनल पार्क है, लेकिन डिक्लेयर कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। तो ये किसकी पावर हो गई, मतलब 18 और 35 क्या हुआ, 18 35 हो गए ना, 18 क्या हो रहा है और 35, 18 में क्या हमने डिक्लेयर किया, जल्दी बोलिए फटाफट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 35 में क्या किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे नेशनल पार्क। अब आ गए अब एक और सेक्शन है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, सेक्शन 38 लगा ली जल्दी फटाफट। सेक्शन 38, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एरियाज एज सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। केवल इनको पावर नहीं है, मैं आपको देखिए एक ही साथ तीनों चीजें करा दी। सेक्शन 38 कह रही है कि ऐसा नहीं है कि केवल स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, बल्कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी एरिया को, कौन सा एरिया जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, वो किसी एरिया को क्या कर सकती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित कर सकती है या नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर सकती है। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जो चीज स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। अब आ जाते हैं आगे, समझ में आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में, सब पढ़ाएंगे। जू में भी तो एनिमल ही लेके जाए जाते हैं ना, जू में, जू में अगर अपन जाते हैं तो जू में वगैरह जो एनिमल है क्या उनको ऐसे ही रख लिया जाएगा। अब तुम ही खोल के बैठ जाओ जू, बोले जू में बहुत कमाई होती है, हमारी 5-6 पकड़ ले आए, तुम 2-4 छिपकली पकड़ ले आओ, 2-4 सांप न्यूला पकड़ ले आओ, ठीक है, और बोल दो हम ही खोल देते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। उसके लिए परमिशन चाहिए पड़ती है, मान्यता चाहिए पड़ती है, कौन देगा परमिशन। ऐसे ही तो ना हर जगह खुल जाते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि आप वहां पे, अब जैसे कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि हम ही एनिमल खरीद के, अच्छा बिकता है 20-20 30-30 रुपए का टिकट। जैसे आप देखिए भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह पे है कि नहीं है। आप ना खोल के बैठ जाना, बोले आओ 20-20 रुपए में शेर देखना है, 20-20 रुपए में, तो ये चीजें नहीं करनी है अपन को। ये क्या होती है, ये गवर्नमेंट मान्यता देती है, फिर नगर पालिका वगैरह होती है, इनको मान्यता दी जाती है। मतलब बहुत सारी चीजें देखी जाती है मान्यता देने के पहले, क्या आपके पास उतनी जमीन है, क्या आप उनको सेफ्टी से रख सकते हो, क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज है, क्या इतने कर्मचारी हैं, क्या उनको खाना पीना खिला सकते हो, क्या इतनी पॉपुलेशन है कि आप उसको रन वहां पे कर पाओगे। सारी चीजों को देखते हुए क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इन्हीं चीजों पे, जू पे आ जाते हैं। आपका आपने जू का जिक्र किया तो जू पे आ जाते हैं। चलिए अब आ जाता है 38A। किसके बारे में बात कर रहा है 38A? 38A बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी होती है एक, इसको क्या किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसको, कितने मेंबर होते हैं, 1+10 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष और 10 मेंबर इनसे मिलके बनता है। ठीक है, वो अपन देखेंगे कैसे क्या बनेगा, और 3 साल इनका टर्म होता है। जनरली कुछ चीजें ऊपर ही ऊपर से देखते जा रहे हैं, इनका टर्म कितना होता है, 3 इयर्स होता है। आगे हम बात करते हैं जू की मान्यता। अगर आपको चाहिए जू के रूप में अगर मान्यता चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, जू को मान्यता कहां मिलती है, 38 कौन सा है, H। 38H में क्या मिलती है, हमें मान्यता मिलती है।
रिकॉग्नाइजेशन एज अ जूज, आपको जू चलाना है तो उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन चाहिए पड़ेगी। इसके बाद आते हैं 38L में, जो इंपॉर्टेंट है सब बता देता हूं, ठीक है। इसमें है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यहां पे क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बताई गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जानते हो कि भारत में टाइगर को कंजर्व करने की कितनी सारी, इवन हमारे यहाँ क्या बना दिए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, बहुत सारे जगहों को टाइगर रिजर्व बनाया गया, टाइगर बोलते नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो इसलिए क्या बताएगी, नेशनल टाइगर कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये बताई गई है। इसके साथ साथ टाइगर कंजर्वेशन प्लान भी बनाए गए हैं, ठीक है, ये कहां बनाए गए हैं, टाइगर को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, नेशनल एनिमल है, तो ये कहां पे आता है, टाइगर कंजर्वेशन प्लान, टाइगर के संबंध में सरकार कंजर्वेशन प्लान बनाएगी, टाइगर कंजर्वेशन प्लान की बात की गई, ये भी आपका आ जाता है। इसके साथ साथ एक 38Y में ब्यूरो भी बनाया जा रहा है, 38Y में क्या, ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI जैसा होता है ना, वैसे ही आ रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ पे यार, इसलिए तो बोला था कि दिमाग कब क्या चालू होगा क्या खत्म होगा तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, खैर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो 38Y क्या है, 38Y किससे रिलेटेड है, ये ब्यूरो से रिलेटेड है, ठीक है, ये ब्यूरो किससे रिलेटेड होगा, ये टाइगर से रिलेटेड होगा, और किससे रिलेटेड होगा, या अदर एनिमल से भी रिलेटेड हो सकता है, अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज, अदर जैसे टाइगर तो डेंजर स्पीसीज होगा, अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड होगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूं, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। अब देखिएगा, जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल होते हैं किसकी संपत्ति होते हैं, सरकार की संपत्ति। जैसे तुम्हारी जमीन भी सरकार है तो इन्हीं की सरकार, अब तुमने शिकार कर लिया, तुमने पकड़ लिया, तो तुम ये ना कहना कि हमारा है, हमारा भालू है ये, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसे भालू लेते नहीं, नचाते फिरते थे पहले, या सांप नचाते, वो सांप को क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सांप बीनीन बजा देते हैं, इनको क्यों पकड़ लिया जाता है और कहाँ पकड़ के छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं जंगलों में। अब कोई व्यक्ति कहे नहीं हमने तो 5,000 में खरीदा था या 50,000 में, चाहे तुम 50 लाख में भी खरीद लो, संपत्तियां किसकी है, ये सारी सारी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है सब किसकी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। कौन सी सेक्शन है, 39 आ जाइए, सेक्शन 39 में पूरा एक्ट ही खत्म कर देते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। सेक्शन 39 किसकी प्रॉपर्टी है, सेक्शन 39 बोल रही है, क्या बोल रहा है सेक्शन 39, इट इज अ वाइल्ड लाइफ एनिमल, लाइफ एनिमल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी को अर्जित किया, जैसे अपन ने पढ़ा था एनडीपीएस एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अर्जित किया एनडीपीएस वगैरह के माध्यम से, प्रॉपर्टी फोरफीच हो रही थी कि नहीं हो रही थी, सेम चीज यहाँ पे भी दी गई। चैप्टर 6A बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस एक्ट के अधीन गलत तरीके से प्रॉपर्टी अर्जित किया, ठीक है, जैसे उसने हंटिंग के दौरान की है, हंटिंग की है, या किसी चीज को सेल किया है, ऐसी चीज को जिसको सेल करने का उसको कोई अधिकार नहीं था, या अन्य चीजें, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, दंडित तो किया ही जाएगा, प्रॉपर्टी भी फोरफीच क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। कैसे होगी, कौन करेगा, वो हम बाद में देखेंगे, अभी केवल इतना ही देख लीजिए, प्रॉपर्टी फोरफीच हो जाएगी। 58A से लेकर प्रोविजन है कहां तक, 58Y तक। ये ABCD बहुत है यहाँ पे, यहाँ अभी आपको लग रही होगी 66 सेक्शन है बहुत, अब A से लेकर Y तक पहुंच गई, देखिए जेड ही बस बताया 25 सेक्शन तो यही हो गई है, मतलब ये 25 तो एक्स्ट्रा यही हो गई आपकी सेक्शन सा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हम है तो क्या गम है, ठीक है, और हम है या फिर ऐसा होगा, या हम है तो क्या गम है, या तो फिर ये बोलिएगा सर है तो गम ही गम है, ठीक है, दो चीज होंगी, या तो हम है तो गम नहीं है, या हम है तो फिर गम ही गम है। खैर परेशान ना हो, अरे सब होगा याद, काहे परेशान हो रहे हो, एक का पोस्टमार्टम कर देंगे अपन, है सब होगा याद, कैसे ना होगा याद, ऐसी कोई चीज है तो इंसान को याद ना हो पाए, इंसान ने बनाई और इंसान के लिए बनाई और इंसान को याद ना हो, ऐसा हो सकता है, भले बताइए, किसने बनाई, इंसान ने, किसके लिए बनाई, इंसान के लिए, और याद किसको करना है, इंसान के लिए, संबंधित किससे, जानवरों से, या तो आप जानवर हो गए तो आपको याद ना होगा, इंसान के लिए भैया ये खोपड़ा है ना बड़ा खतरनाक है, इसमें सब कुछ फिट हो जाता है, आप इसको जितना धार लगाओगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा, काम अच्छा करेगा।
अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन आता है सेंचुरी जो होती है, सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क बनाना है, कौन करेगी, बनाएगी? ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अगर नया बनाना है, ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। नए बनाने हैं तो नए के संबंध में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अपन ने वो वहां भी देख लिया। इसको अंदर से अपन जब देखेंगे बताएंगे। न्यू के संबंध में आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नया ही घोषित करती है, पुराने के संबंध में नहीं आती है। अरे यही सेंचुरी और नेशनल पार्क बताएंगे अभी यार, अभी केवल लिखते जाइए अभी यार। जब अपन वहां पे पढ़ेंगे ना, अंदर जब घुसेंगे तब चीजें समझ में आएगी। सेक्शन 30 भी इंपॉर्टेंट है इसकी। इन एरियाज में प्रोहिबिट किया गया है आग को, आर्म्स को तो प्रोहिबिट किया ही गया है, फायर को भी। ऐसा नहीं है कि आप जाओ वहां पे जंगल में, अच्छे भरे भराए जंगल में आप आ गई तापने लगो, आपको ठंडी लग जाए, या वहां पे आप क्या करने लगो, पिकनिक मनाने पहुंच जाओ, वहीं पे पकौड़े तलो, ऐसा ना हो तुम्हारे पकौड़े की वजह से पूरी जंगल में आग लग जाए। तो ऐसे एरियाज में क्या है, यहाँ पर क्या करने लगे, चिकनाई को बढ़िया वहां पे उन्हें भूनने लगते हैं आजकल। वो चीजों आप फेसबुक या यूट्यूब में देखो तो बढ़िया वो चाइना आइना वाले रहते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा जंगल उसमें डाला सलाखों में, और ऐसे ऐसे भूंज रहे हैं, ठीक है, बारबेक्यू करने लगा। ऐसा ना कि तुम बारबेक्यू, पनीर बारबेक्यू या चिकन बारबेक्यू करो और बाद में तुम चले जाओ तो पूरा जंगल ही बारबेक्यू हो जाए। एक जंगल में आग लगती है तो सच्चाई वाली बात है कि मतलब लाखों करोड़ों जानवर अपने आप बारबेक्यू हो जाते हैं। ये चीजें नहीं करनी है, प्रोहिबिट किया गया इन एरियाज में आग वगैरह को, तो आप ये चीजें नहीं कर सकते। इसके साथ 26A भी देखना है, डिक्लेरेशन ऑफ एरिया, ठीक है, एज सेंचुरी, किसी एरिया को सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर करना। 26A और 36A भी इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व, ये दो सेक्शंस भी देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 26A एंड 36। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको ये एक्ट कराया है, अभी अंदर से अपन पढ़ेंगे कल से क्लासेस में, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया होगा, इसको यूट्यूब में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, इस केवल वीडियो को। तो अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ केसेस, एक आध केसेस है वो बताऊंगा अभी कल। चलिए ये आपका एक इंट्रो हो गया। कल अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे मतलब अंदर से। ये है प्रीवियस स्लाइड, तो आज इतना ही, ठीक है। कल अपन क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिप्टिव रूप से एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस पे काम करेंगे कि डेफिनेशन पे क्या करना है। तो आज के लिए क्लास में आपका इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उस पर अपन इस सेक को करेंगे, मतलब 6-7 दिन इस सेक को लगेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से ही पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए मिलते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ी देर में मिलते हैं दूसरी क्लास में आम सेक की।